हाँ तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का भाग 13 यानी पार्ट नंबर 13 आपको दे दिया है, जिसमें आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय, 2 चर वाला हो चाहे वो 3 चर वाला हो, रैखिक समीकरण निकाय को हल ज्ञात करना बताया गया है तथा उसके हल की प्रकृति को ज्ञात करना बताया गया है। आज मैं आपके लिए इस पार्ट में, इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 चैप्टर नंबर 5 के प्रश्नावली 5.2 के कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है भाई, चलिए मैं आपको 5 तक के एग्जाम्पल पहले करा चुका हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे आज। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करवाया गया है। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हमें दिए गए, शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है ना। हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। शीर्षों के निर्देशांक ए कोष्टक में 2,3, बी कोष्टक में कितना दिया गया है? -5,4 और सी कोष्टक में 4,3। हमसे ये कहा गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो भी किससे निकालना है? साइडिक विधि से, क्योंकि हमने इस चैप्टर में केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल साइडिक विधि से ज्ञात करना ही पड़ा। ठीक है ना, हम किसी और मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का एक सूत्र जानते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? साइडिक विधि से। हमें उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो शीर्षों के निर्देशांक हम दिए हैं, इन निर्देशांकों को क्रमशः में x1/1, x2/2 तथा x3/3 माने लेते हैं। ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे भाई। हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात हों तो साइडिक विधि से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारे पास कितना? 1/2 साइडिक में यहाँ होता है x1, फिर x2, फिर x3, यहाँ y1, y2 और y3, यहाँ 1, 1, 1। ठीक है ना भाई। चलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1/2, x1 का मान कितना है? 2, x2 का मान कितना है? -5 और x3 का मान कितना है? 4, y1 का मान कितना है? 3, y2 का मान कितना है? 4, y3 का मान कितना है? 3 और लास्ट रो में कितना आएगा? 1, 1, 1। अर्थात हम कह सकते हैं एक आसान भाषा में कि पहले रो में x वाले निर्देशांक, दूसरे रो में y वाले निर्देशांक तथा तीसरे रो में 1, 1, 1 लिखा जाता है। अब मैं इसका प्रसार करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, तो मैं r1 के सापेक्ष इसका प्रसार करूंगा। पहला एलिमेंट प्लस से बोला जाएगा, ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 4, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 3। ठीक है। अगला एलिमेंट माइनस से बोला जाएगा, लेकिन है -5 तो ये +5 हो जाएगा। ये कैंसिल, ये इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 3, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो भी 3। अगला एलिमेंट हमारा प्लस से बोला जाएगा, ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 3, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे हम इसको। 1/2 यहाँ लिखा रहेगा कोष्टक में, 2 यहाँ कितना बचेगा? 1 +5 यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ कितना बचेगा? 0 +4 यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ बचेगा -1। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो 1/2, 2 यहाँ बचेगा, प्लस का 0 और माइनस का 4। इसे आगे कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 कोष्टक में -2 आ जाएगा, है ना। जब 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? -1। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है जो हमेशा धनात्मक लिखी जाती है। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे धनात्मक करके लिख देंगे 1। और हम जानते हैं कि ये हमेशा वर्ग इकाई में आता है, तो निश्चित है कि इसका यूनिट हमें लिखना बहुत आवश्यक है। ठीक है। इस तरीके से हम, यदि हमारे पास किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए होंगे तो बड़े आसानी से उस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।
चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है हमारे पास अगला एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 7वां एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि यदि 3 बिंदु जो दिए गए हैं वो सररेख हों तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु कौन कौन से हैं? पहला बिंदु हमें दिया गया है x, -2। दूसरा बिंदु हमें दिया गया है 5, 3, 5, 2। ठीक है ना? दूसरा बिंदु हमारे पास कितना है? 5, 2। और तीसरा बिंदु हमें दिया गया 8, 8। सररेख हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमसे ये कहा गया है कि यदि ये दिए गए तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं तो फिर हमें x के मान को कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, ध्यान देंगे सभी। हमें इसके x के मान को हल करना है, जबकि हम जानते हैं कि 3 बिंदु, मैं इसको x1 मान लूं, इसको y1 मान लूं, इसको x2 मान लूं, इसको y2 मान लूं, इसको x3 और इसको y3, तो हम जानते हैं कि 3 बिंदु x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 सररेख होते हैं यदि उनसे मिलकर बनने वाले साइड का मान 0 होता है। मैं लिखेंगे 3 बिंदु A कोष्टक में x1, y1, B कोष्टक में x2, y2, C कोष्टक में x3, y3 सररेख होंगे यदि, कब सररेख होते हैं? जब इनसे मिलकर बनने वाले साइड का मान 0 होता है, यानी x1, x2 और x3 यहाँ y1, y2 और y3 यहाँ 1, 1, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है भाई, लिखेंगे इसी क्रम में उस साइड में x1 का मान x, x2 का मान 5, x3 का मान 8, y1 का मान -2, y2 का मान 2 और y3 का मान 8। आगे 1, 1, 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। मैं क्या करूं? इसका r1 के सापेक्ष प्रसार कर दूं। जब मैं r1 के सापेक्ष इसका प्रसार करूंगा तो x कोष्टक में ये कैंसिल, ये इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 2, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 1। अगला एलिमेंट माइनस से बोला जाएगा तो -5, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो -2, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 1। अगला एलिमेंट प्लस से बोला जाएगा तो +1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो -2, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 2 बराबर कितना है हमारे पास? 0। क्योंकि हम जानते हैं कि इस तीनों बिंदु सररेख होंगे यदि इस पूरे साइड का मान 0 हो जाएगा। हल करेंगे भाई, यहां से -6 आएगा, गुणा करेंगे तो माइनस का 6x, -10 आएगा, 5 के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 50, माइनस का 4 आएगा, 8 के साथ गुणा करेंगे तो 8 चौका कितना हो जाएगा? 32 बराबर कितना हो जाएगा? 0। माइनस का 6x हमारे पास यहाँ है, 50 में से 32 घटेगा तो प्लस का 18 बचेगा, वो बराबर 0। 18 का मैं 75 करूंगा तो माइनस का 6x बराबर -18। यदि x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब हम कह सकते हैं कि यदि x का मान 3 होगा तो निश्चित ही ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख होंगे। चलिए भाई अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। हमसे एग्जाम्पल नंबर 8 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु, कौन कौन से बिंदु हमें दिए गए? पहला बिंदु हमें दिया गया है BC, A कोष्टक में B + C, BC, A कोष्टक में B + C। दूसरा बिंदु हमें दिया गया है कितना? AC, CA, B कोष्टक में C + A, CA,
बी कोष्टक में सी प्लस ए तथा एक तीसरा बिंदु हमें दिया गया कितना, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ए बी कोमा सी कोष्टक में ए प्लस बी, ए बी कोमा सी कोष्टक में ए प्लस बी सररेख है, ठीक है ना। हमसे ये कहा गया है कि हमें ये सिद्ध करना है कि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं। हल करेंगे भाई। हम जानते हैं कि कोई तीन बिंदु सररेख कब होते हैं, जब उनको एक साइड में व्यवस्थित कर लें और उस साइड का मान शून्य के बराबर आ जाए। हम इसको एक साइड में व्यवस्थित करेंगे, x x x के निर्देशांक लिखेंगे तो पहले BC आएगा, फिर CA आएगा, फिर AD आ जाएगा। थोड़ा फासले से लिखेंगे क्योंकि नीचे वाला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट बड़े बड़े हैं। पहले AD आएगा, फिर BC आएगा, फिर CA आएगा। आगे दूसरे वाले रो में बाई निर्देशांक आएंगे यानी B प्लस सी, B कोष्टक में C प्लस A और C कोष्टक में A प्लस B। आगे आएगा 1 1 और 1, ठीक है भाई। सिद्ध कीजिए, हमें ये सिद्ध करना है कि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं। मैंने क्या किया कि इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक को एक साइड में व्यवस्थित कर लिया, जिसमें पहले रो में x x x के निर्देशांक, दूसरे रो में y y y के निर्देशांक को लिख लिया और तीसरे रो में 1 1 1 को लिख लिया। यदि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख है तो निश्चित ही इस साइड का मान शून्य के बराबर है। हल करेंगे भाई। यहाँ AB लिखा है, यहाँ BC लिखा है, यहाँ CA लिखा है। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ AB और प्लस का AC हो जाएगा, B का गुणा करेंगे तो BC प्लस का AB हो जाएगा, C का गुणा करेंगे तो CA प्लस का BC हो जाएगा। यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं हमें जरूरी नहीं है कि इसका प्रसार करके ही इसका मान निकालेंगे। हमें आप जानते हैं कि साइड का मान सक्रियाएं लगा के भी ज्ञात किया जा सकता है, तो सक्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे। मैं देखिए आप R2 और R1 को जोड़कर लिख दूं R2 के स्थान पर या R1 के स्थान पर, तो समान अवयव मिलेंगे। यहाँ ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 को परिवर्तित करूंगा कैसे, R2 प्लस R1, ठीक है। R1 को मैंने परिवर्तन नहीं किया है, जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने देंगे हम। R2 को परिवर्तित करना है, दोनों को जोड़कर, इसको जोड़कर यहाँ लिखना है AB प्लस का BC और प्लस का CA। इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे AB प्लस का BC और प्लस का CA। इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा AB प्लस का BC और प्लस का CA, ठीक है ना। आगे आएगा 1 1 1। आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि रो नंबर 2 में एक समान अवयव है जिसको हमें माइनस किया जा सकता है। AB प्लस का BC और प्लस का कितना है CA। साइड के अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास, AB यहाँ आएगा, BC यहाँ आएगा, CA यहाँ आएगा, 1 1 1 यहाँ से ऐसे रह जाएगा और लास्ट रो में हमारे पास ऑलरेडी 1 1 1 है। हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दो रो हमारे समान हैं, यानी R2 बराबर है किसके, R3। रो नंबर सेकंड बराबर है किसके, रो नंबर थर्ड। जब दो रो आपस में समान हैं तो निश्चित ही साइड का मान किसके बराबर होगा, 0 के। AB प्लस का BC प्लस का CA इंटू कितना आ जाएगा, 0। इसका गुणा जब 0 से करेंगे तो पूरे साइड का मान 0। हमें जब दिए गए साइड का मान शून्य के बराबर प्राप्त हो गया, अतः हम कह सकते हैं, अतः तीनों बिंदु कैसे होंगे भाई, सररेख में, ठीक है। हम जानते हैं कि यदि किन्हीं तीन बिंदुओं को एक व्यवस्थित क्रम में यदि एक साइडिक में लिख दिया जाए और उस साइड का मान शून्य प्राप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं। चलिए भाई एक और एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 9, उसको देखते हैं। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल नंबर 9। नौवां एग्जाम्पल हमें दिया गया है, दो बिंदुओं A कोष्टक में 4,3 तथा B कोष्टक में -5,2 बिंदुओं
ए कोष्टक में 4,3 तथा बी कोष्टक में -5,2, ठीक है ना। ए कोष्टक में 4,3 तथा बी कोष्टक में -5,2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, हमसे ये कहा गया है, 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला तो ये दिया गया है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन को आगे भी लिखा गया है और क्वेश्चन में आगे हमसे कहा गया है के का ऐसा मान ज्ञात करिए जिसके लिए एक बिंदु दिया गया है सी के, 0। यदि इस बिंदु सी को इन दोनों के साथ रख दिया जाए तो जो बनने वाला त्रिभुज एबीसी होगा उसका क्षेत्रफल 2 हो जाए, ठीक है ना। तो हमें बिंदु सी और दिया गया है, उसको इसके साथ रखेंगे तो 3 बिंदु, और तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाला एक त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 2 वर्ग इकाई दिया गया है। तब हमें इस कांस्टेंट के का मान ज्ञात करना है। तो इस पर बाद में विचार करेंगे। पहले आधा काम जो हमसे क्वेश्चन में करवाया गया है कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा गया है, उसको ज्ञात करेंगे। एक बिंदु जरा ध्यान अपने समझने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, ए हमें दिया गया है कितना 4,3 और एक बिंदु हमें यहाँ दिया गया कौन सा बी कोष्टक में कितना -5,2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये। अब अगर जो हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर ही एक बिंदु लेना पड़ेगा। कौन सा? अब तक हम सी मानते आए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सी दिया गया है तो हम बिंदु कौन सा ले लेंगे, डी, जिसके निर्देशांक क्या मान लेंगे, x, y। सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि सी इसी क्वेश्चन में आगे दिया गया है। ठीक है भाई, हम ये मान लेंगे, हल करेंगे तब। माना रेखा AB पर बिंदु, कौन सा बिंदु माना है हमने, डी कोष्टक में x, y है। मैंने 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने का प्रक्रिया आपको पहले ही पढ़ाया है। तीसरा अनुप्रयोग था ये साइडिंग का, ठीक है ना, जहां हम जानते हैं कि जिन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना होता है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर ही एक तीसरा बिंदु सी मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर ही एक तीसरा बिंदु डी मान लिया, जिसके निर्देशांक x, y। तब हम ये कह सकते हैं कि a, b तथा a, d तथा b सररेख होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिंदु a, d तथा b कैसे होंगे, सररेख होंगे। तब यदि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं तो निश्चित ही इन तीनों बिंदुओं से मिलकर को व्यवस्थित करके जो साइडिंग बनेगा, उस साइडिंग का मान किसके बराबर आ जाएगा भाई, 0 के बराबर आएगा। इनको व्यवस्थित करने का मतलब है कि यदि ये तीनों सररेख हैं तो साइडिंग के पहले रो में x वाले निर्देशांक, दूसरे रो में y वाले निर्देशांक, तीसरे रो में 1 लिखने के बाद जो साइडिंग मिलेगा उस साइडिंग का मान 0 के बराबर होगा। मैं R1 के साथ इसका प्रसार करूंगा 4 कोष्टक में, ये कैंसिल, ये इसका बनाया करेंगे तो y माइनस इसका बनाया करेंगे तो 2, अगला एलिमेंट माइनस से बोला जाएगा तो -x, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका बनाया करेंगे तो 3 माइनस इसका बनाया करेंगे तो 2 बराबर कितना है हमारे पास 0। 4 का गुणा करेंगे भाई हम इसमें तो यहाँ 4y और माइनस का हो जाएगा 8, यहाँ 1 बचेगा, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, ध्यान दीजिएगा एक एलिमेंट रह गया है, अगला एलिमेंट प्लस से बोला जाएगा लेकिन है -5, तो ये कैंसिल, ये इसका गुणा करेंगे तो 3 माइनस कितना आ जाएगा y बराबर 0। भाई चलिए इसको मैंने हल कर लिया, इसको हल कर लिया। अब ये बचा है -5 का गुणा करेंगे तो माइनस का 15 है, -5 का यहाँ करेंगे तो प्लस का 5, y बराबर 0। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे, माइनस का x और प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास 9y और माइनस का कितना हो जाएगा 23 बराबर हो जाएगा 0। x का मान प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, x वाले पद को प्लस में करने के लिए पूरी इक्वेशन में माइनस का गुणा कर देंगे।
तो माइनस का 9y प्लस का 23 बराबर 0, अर्थात इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण x माइनस का 9y प्लस 23 बराबर 0 होगा। तो आधा काम तो भाई हमने कर लिया। यही पूछा गया था कि उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु B ले लिया। अब ये तीनों बिंदु संरेख हो गए, तो संरेख होने वाली कंडीशन से कैलकुलेट किया तो हमें x y के पदों में एक समीकरण प्राप्त हो गया। चलिए भाई आगे करेंगे इसको। अब हमसे ये कहा गया है कि एक बिंदु ए तो हमारे पास है कितना 4,3, बी भी हमें दिया गया है कितना -5,2। यदि एक बिंदु सी k, 0, ठीक है ना, कितना है हमारे पास k, 0, इन दोनों बिंदुओं के साथ ही रख दिया जाए तो निश्चित है कि इन तीनों बिंदुओं से मिलकर एक त्रिभुज बनेगा और उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है कितना 2 वर्ग इकाई। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 2 वर्ग इकाई, ठीक है ना। तब हमें इस कांस्टेंट k का मान ज्ञात करना, हल करेंगे भाई। हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है हमारे पास 1/2, साइड के अंदर x के निर्देशांक लिखे जाएंगे 4 -5 और k, अब y के निर्देशांक लिखे जाएंगे 3 2 और 0, लास्ट रो में 1 1 1 आएगा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है 2। यहां एक समझने वाली बात है, आप ध्यान से समझिए कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो वो हमेशा धनात्मक लिखा जाएगा। अब अगर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 2 वर्ग इकाई दिया है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लस का 2 वर्ग इकाई आया हो और ऐसा भी हो सकता है कि ये माइनस का आया हो। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आएगा, -2 आ जाए तो भी तो 2 वर्ग इकाई ही लिखा जाएगा। तो यहाँ जो क्षेत्रफल, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है उसको हम हमेशा प्लस माइनस दोनों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल किसमें इस्तेमाल करेंगे प्लस माइनस में। तो 1/2 साइड के अंदर 4 -5 और k, आगे 3 2 और 0, यहाँ 1 1 1 बराबर कितना इस्तेमाल करेंगे प्लस माइनस को। ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी क्वेश्चन में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हो और हमसे किसी कांस्टेंट का मान पूछा हो तो वो हमेशा प्लस माइनस में इस्तेमाल करेंगे। 2 को उधर भेज देंगे, साइड में कितना आएगा 4 -5 k 3 2 0 1 1 1, इधर कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस 4। मैं इसका प्रसार करूंगा भाई, C3 के साथ प्रसार कर रहा हूं, केवल एक एलिमेंट k के साथ खोला जाएगा, ये कैंसिल, ये 3 -2, अगला एलिमेंट किससे खोला जाएगा प्लस से, कौन सा ये वाला, ये तो 0, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका गुणा इधर करेंगे तो 8 माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो 15 होगा और जो प्लस का 15 हो जाएगा बराबर कितना है प्लस माइनस का 4। यहाँ 1 बचेगा तो k और प्लस का 23 बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4। k बराबर निकालेंगे तो माइनस का 23 प्लस माइनस 4, 23 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक बार प्लस चिन्ह लेने पे हल करोगे तो k = माइनस का 19 आ जाएगा और जब एक बार माइनस चिन्ह लेने पे हल करोगे तो k = माइनस का 27 आ जाएगा। ये k के 2 मान होंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है यहाँ बात समझने वाली है, उसको ध्यान में रखिएगा कि k का जो दिया गया क्षेत्रफल होगा वो हमेशा प्लस माइनस में इस्तेमाल होगा, क्योंकि मान लीजिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल -2 आ गया, उसको भी तो 2 लिखा जाएगा और +2 आएगा तो उसको भी 2 लिखा जाएगा। तो इधर से जो 2 क्षेत्रफल दिया है उसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी, तो इसीलिए हम प्लस माइनस में इस्तेमाल करते हैं इसको, जो क्षेत्रफल हमें किताब में या क्वेश्चन में दिया गया होता है, और जो हम निकालते हैं उसको हमेशा धनात्मक लिखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे के एग्जाम्पलों को अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आज बस इतना ही, धन्यवाद।